Hello, students. Welcome to Incredible Abhishek. I welcome you all to the Economics Marathon session. And in this session, we will be trying to complete all the important topics related to economics that will be from base to advanced level. Okay. So basically, हम बेस से लेकर एडवांस लेवल तक जाएंगे और जैसे कि ये एक क्रैश कोर्स की तरह हमारा सेशन है, तो बेसिकली ये 6 से 7 घंटे का आपका सेशन होगा। तो आई मेक श्योर दैट डिस्पाइट हैविंग वेरी लेस आवर्स, आई ट्राई टू गिव यू ऑल द थिंग्स विच आर इम्पोर्टेंट फॉर यू इन इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी रेडी हैं, एक्साइटेड हैं इस मैराथन सेशन के लिए। तो चलिए हम हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले व्हाट आई विल ट्राई टू डू, आई विल ट्राई टू make you understand the basic concept, then we will be jumping into the core concept। ठीक है, बेसिक जानना जरूरी है। चलिए, और इस सेशन का, इस पूरे मैराथन सेशन का जो मेरा स्पीड रहेगा वो थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, बिकॉज आई नीड टू कवर एज मच एज आई कैन। ओके, तो आई नीड टू इंक्रीज द स्पीड। सो आई होप इट्स ओके विथ यू ऑल। अगर किसी के लिए स्पीड ज्यादा लग रही है तो वो प्लेबैक थोड़ा सा स्पीड को कम कर ले, और किसी को धीरे लग रहा है तो वो 1.5 और जैसा भी उनको कंफर्टेबल है वो कर सकते हैं। तो चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमी क्रैश कोर्स इनक्रेडिबल अभिषेक। ठीक है, तो बेसिकली अभी हम पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ने से पहले आपको दो चीजों के बारे में पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब वो दो चीजें क्या है? सबसे पहला चीज है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। राइट? आप बोलेंगे कि मैम में माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? आप तो इकोनॉमिक्स भी बोल सकते थे, आप मैक्रो इकोनॉमिक्स भी बोल सकते थे, आप पर्टिकुलर माइक्रो क्यों लगाया आप? देखिए, आप मैथमेटिक्स में भी अगर पढ़ते होंगे तो जो माइक्रो यूनिट होती है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। राइट? माइक्रो यूनिट जो होती है वो सबसे स्मॉलेस्ट होती है, मतलब कि सबसे नैरो यूनिट होती है। और वहीं हम मैक्रो की बात करें तो ये लार्जेस्ट होती है। मैं कंपैरिजन की बात कर रही हूँ गाइस, है ना, कंपैरिजन की बात कर रही हूँ। लार्जेस्ट होती है और ब्रॉडेस्ट होती है। क्लियर एवरीवन? ठीक है, चलिए। तो अब अगर मैं इकोनॉमी से इसको जोड़ दूं, अगर इफ आई ट्राई टू इंटर रिलेट इट विद द इकोनॉमिक्स, तो माइक्रो क्या होगा? कोई भी इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल लेवल पे, सबसे छोटा लेवल क्या है हमारे सोसाइटी का? इंडिविजुअल। उसके बाद ग्रुप आता है, फिर सोसाइटी आती है, एंड सो ऑन। तो सबसे छोटे लेवल पे अगर मैं इकोनॉमी के बारे में बात करूं तो वो आपका होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। और वहीं अगर मैं थोड़े से बड़े लेवल की बात करूं, मतलब कि अगर मैं बात करूं कंट्री की, ठीक है, अगर मैं बात करूं कंट्री की, तो ये मेरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स। थोड़े बड़े लेवल की बात करूं तो समझ में आ रही है चीजें? ठीक है, सब देखिए, अब इंडिविजुअल लेवल पे हमारे पास क्या क्या इकोनॉमी हो सकता है भाई? इसके हम डिमांड हो सकता है ना, डिमांड हो सकता है, आपका इलास्टिसिटी हो सकता है, आपका पर कैपिटा इनकम हो सकता है, एक बंदे पे कितना इनकम जनरेट हो रही है, वही पर कैपिटा इनकम है। लेकिन अगर मैं मैक्रो इकोनॉमी की बात करूं तो क्या क्या एग्जांपल्स आएंगे? बताइए क्या क्या एग्जांपल्स आएंगे? जीडीपी सबसे बढ़िया एग्जांपल है, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी का डेफिनेशन क्या होता है? द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड इन ए पर्टिकुलर टेरिटरी इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो वो आपका जीडीपी हो गया। यहाँ पे हम ओवरऑल की बात करते हैं, यहाँ पे हम इंडिविजुअल लेवल की बात कर रहे हैं। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? ठीक है, तो मतलब कि हम इसमें डिमांड, सप्लाई, इलास्टिसिटी, पर्टिकुलर पर्सन को कैसे अफेक्ट करती है इकोनॉमी, वो हम सीखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले समझते हैं लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, डिमांड कैसे वर्क करती है? डिमांड क्या होती है?
आवर नीड, ठीक है, व्हाट वी वांट। डेफिनेशन पहले पढ़िए। द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट ऑल थिंग्स बीइंग इक्वल, ये ऑल थिंग्स बीइंग इक्वल क्या है भाई? मार्केट रेट हुआ, आपका इंटरेस्ट हुआ, ठीक है, आपका डिजायर हुआ, आपका नीड हुआ, सारी चीजों को अगर हम इक्वली देखें तो लॉ ऑफ डिमांड ये बोलती है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा, किसी भी प्रोडक्ट का जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा, वैसे वैसे कंज्यूमर की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। मैम एग्जाम्पल से समझा दो। ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल से समझा देती हूँ। मान लीजिए आज आज एक नोटबुक 50 रुपीज की है और कल वो नोटबुक हो गई 100 रुपीज की, तो अब आपकी डिमांड कम हो जाएगी इस नोटबुक के लिए। आप दूसरे चीजों को खोजेंगे, आप A4 साइज शीट खरीद लेंगे, आप लोअर कॉस्ट का बुक देखेंगे, लेकिन आपकी इस प्रोडक्ट के लिए जो डिमांड है वो कम हो गई है, राइट? ठीक है, तो जैसे मेरा प्राइस बढ़ा वैसे मेरी डिमांड घट गई। ये है मेरा लॉ ऑफ डिमांड। एज द प्राइस इंक्रीजेस माय डिमांड गोज डाउन एंड वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू दैट एज प्राइस गेट्स लोअर डिमांड इंक्रीजेस। आज टोमेटोज 20 रुपीज केजी हैं, कल को हो गए 10 रुपए किलो। आप कल खरीद रहे थे 2 केजी, आज आप खरीदोगे 4 केजी। क्यों हुआ ऐसा? ऐसा इसलिए हुआ कि प्राइस कम हो गई तो डिमांड ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, तो इसी तरह से ये लॉ ऑफ डिमांड वर्क करती है। नाउ आई होप दैट यू गॉट इट। एग्जांपल देखिए, अगर प्राइस ऑफ स्मार्टफोन डिक्रीज होता है, ठीक है, तो कंज्यूमर्स आर likely to purchase more smartphones। क्लियर? ऑब्वियसली भाई, जब स्मार्टफोन का प्राइस डिक्रीज होगा तो ज्यादा स्मार्टफोन खरीदेंगे, एंड इवेंचुअली दिस विल, उसका जो अपोजिट है वो भी ट्रू होगा। प्राइस अगर इंक्रीज होगा तो डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। तो बेसिकली लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? आई होप यू गॉट इट। क्लियर गाइस? चलिए नेक्स्ट चीज पे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगी, उससे आप समझ जाएंगे कि इंफीरियर गुड क्या होता है। अब देखिए, अब क्या हो रहा है कि मान लीजिए टुडे आई एम हैविंग इनकम ऑफ 100 रुपीज, ठीक है, एंड आई वांट टू परचेज टी ब्रांड। तो मैं जो है कोई लोकल कंपनी का टी ब्रांड ले लूंगी, बिकॉज मेरी इनकम कम है। आई कैन नॉट सपोर्ट सच ए ह्यूज प्राइस्ड टाटा गोल्ड टी लीव्स, ठीक है, मैं इतना खरीद नहीं सकती। मैं लोकल ब्रांड का कोई टी लीव्स खरीद लूंगी। बट नेक्स्ट मंथ मेरी सैलरी हो गई 500 रुपीज, ठीक है, अगले महीने मेरी सैलरी कितनी हो गई? 500 रुपए। अब क्या होगा? बताइए अब क्या होगा? अब जो है, जब मेरी इनकम बढ़ गई है तो अब मैं ये लोकल ब्रांड को नहीं लूंगी। आई विल परचेज टाटा गोल्ड। तो अब ये जो लोकल ब्रांड टी लीव्स है ना, ये मेरे लिए हो गया इंफीरियर गुड, बिकॉज द डिमांड हैज बीन ड्रॉप्ड व्हेन पीपल इनकम राइजेस। जैसे ही मेरी इनकम बढ़ी, मेरा डिमांड गिर गया। ठीक है, मतलब कि ये मेरा इंफीरियर गुड है। नाउ आई एम केपेबल ऑफ बाइंग मोर गुड क्वालिटी ऑफ टी लीव्स, तो व्हाई नॉट बाय द टाटा गोल्ड। ठीक है, अब इधर एग्जांपल देखिए। चीप सीरियल्स एंड फूड ग्रेन्स लाइक राइस will be replaced by better quality food items like eggs, milk when income will rise। पहले आप बस अपने जो डाइट में है सीरियल्स और फूड ग्रेन्स रखते थे, बट आजकल जो है आप एग्स भी रखते हो, मिल्क भी रखते हो, एक्सेट्रा। ठीक है, सो दिस इज द थिंग। ये हो गया आपका इंफीरियर गुड। नेक्स्ट हम चलते हैं गिफेन गुड्स पे। गिफेन गुड्स क्या होती है? चलिए पहले डेफिनेशन देखते हैं। A low income, non luxury product that defies standard economic and consumer demand theory। ठीक है भाई, demand for given good rises when the price rises and falls when the price falls। एग्जाम्पल देखिए, ब्रेड, राइस, व्हीट। ठीक है, बेसिकली क्या बोला जा रहा है? गिफेन गुड्स ऐसे गुड होते हैं जो एसेंशियल होते हैं, ठीक है, जिसको हम छोड़ नहीं सकते। वी कैन नॉट लीव देम बाइंग, क्योंकि दे आर वेरी मच एसेंशियल। ठीक है, अब आप ही बताइए, इफ यू विल नॉट बाई ब्रेड, राइस और व्हीट, कैन यू सर्वाइव? नो ना, यू कैन नॉट सर्वाइव।
और इनके जो है सब्स्टिट्यूट भी कम होते हैं। भाई आटे का क्या सब्स्टिट्यूट है, मैदा तो आप खाओगे नहीं, वो तो और ज्यादा हानिकारक है आपके हेल्थ के लिए। सो दीज आर गिफेन गुड्स। इनकी जो डिमांड है वो बढ़ेगी अगर प्राइस बढ़ेगा, कम होगी अगर प्राइस घटेगा। मतलब कि ये जो है प्राइस के साथ साथ चलती है। ठीक है, एसेंशियल गुड्स पे ये वर्क करता है। तो गिफेन गुड्स किसको बोलेंगे हम, एसेंशियल आइटम्स पे, जिसपे हम ज्यादा कुछ हम कर नहीं सकते, वी नीड टू बाय इट irrespective of what is the market price. Clear? Because they are essential. अब आपको समझ में आ गया होगा गिफेन गुड्स क्या होते हैं और आपके इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं कि हमारा जो पर्टिकुलर डिमांड है, द डिमांड ऑफ एन इंडिविजुअल, वो किन किन चीजों से अफेक्ट होता है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, किन किन चीजों से अफेक्ट होता है। सबसे पहला प्राइस है। ऑब्वियसली यार, टुडे notebook is costing you 100 rupees and tomorrow it is costing you 120 rupees. क्या आप इस नोटबुक को खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। यू विल ट्राई टू फाइंड सम अदर सब्स्टिट्यूट। ये आपकी पहली डिटर्मिनेंट हो गया, फैक्टर हो गया, जो आपके डिमांड को कम ज्यादा कर रही है। और वहीं अगर प्राइस घट गया, 80 हो गया, तो आप और दो नोटबुक खरीद लोगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि कैसे प्राइस का इंक्रीज और डिक्रीज करना जो है मेरे डिमांड को केटर कर रहा है। नेक्स्ट है कंज्यूमर इनकम। ये किस चीज की बात कर रहा है, इंफीरियर गुड्स की बात कर रहा है। कि मान लीजिए आज मेरा 100 रुपीज इनकम है, तो आई विल बाई ओनली लोकल ब्रांड। लेकिन कल को मेरा 500 रुपीज इनकम हो गया, तो भाई आई विल बी बाइंग ब्रांडेड थिंग्स। तो ये हो गया कंज्यूमर के इनकम पर्सपेक्टिव से मेरी डिमांड कैसे इंक्रीज हो रही है और घट रही है। नेक्स्ट इज योर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। आज आपको टी पसंद आ रही है, कल आपको कॉफी पसंद आ रहा है, तो टी का डिमांड घट गया, कॉफी का डिमांड जो है वो बढ़ गया। ठीक है, विंटर्स में टोमेटो का डिमांड बहुत ज्यादा हो जाता है क्योंकि पीपल यूज टू प्रेफर टू ड्रिंक सूप, है ना। तो ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन डिटरमाइनिंग द डिमांड। नेक्स्ट इज योर प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब इसी में आप देखिए, मैं टी और कॉफी का ही अगर एग्जांपल ले लूं, दैट टी इज कॉस्टिंग यू 5 रुपीज एंड कॉफी इज कॉस्टिंग यू 10 रुपीज। विच वन यू विल बाय इफ यू वांट टू ड्रिंक ऑन डेली बेसिस एंड इफ योर इनकम इज नॉट सो गुड। पैसे भी बचाना है आपको, और भाई ये जो आपके कैफे की इनटेक है उसको भी आपको चाहिए। आप या चाय और कॉफी के बिना रह नहीं सकते। तो अगर आज चाय 5 रुपए की है और कॉफी 10 रुपए का है, तो मोर पीपल विल बाय टी, क्योंकि प्राइस जो है इसका कम है। तो आप देख सकते हैं कि रिलेटेड गुड्स का प्राइस भी बहुत मैटर करता है इन डिटरमाइनिंग द डिमांड ऑफ पीपल। क्लियर एवरीवन? ठीक है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। यस एब्सोल्युटली, आपको पता चल गया है, रूमर फैल गई है कि भाई एप्पल्स जम्मू कश्मीर में जो है, द प्रोडक्शन ऑफ एप्पल्स इन जम्मू एंड कश्मीर इज गोइंग वेरी लो। तो आपको पता चल गया है कि एप्पल का जो प्राइस है, मार्केट प्राइस है, वो बहुत बढ़ने वाली है। आज जो एप्पल 50 रुपीज केजी मिलने वाला है, वो अगले हफ्ते 200 रुपीज केजी हो जाएगा। तो आप फटाफट से 10 किलो खरीद लेंगे, है ना, स्टॉक करके रख लेंगे आप। तो बेस्ड ऑन द फ्यूचर एक्सपेक्टेशन द डिमांड इज चेंजिंग। ये उल्टा भी हो सकता है। ठीक है, प्राइस कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। तो आई होप कि आप लोगों को इतनी बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, कि भाई डिमांड्स को क्या क्या चीजें डिटरमाइन करती हैं। तो 5 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, प्राइस, कंज्यूमर इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स एंड फाइनली और फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, चलिए ठीक है। अब मैं थोड़ा सा दो टाइप के गुड्स की और बात करूंगी। सबसे पहला है सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड नेक्स्ट इज योर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, अब देखिए ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। दोनों लगते सेम है लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस है। सब्स्टिट्यूट गुड्स ऐसे गुड होते हैं, सी इफ यू try to understand the definition meaning of substitute, what does it mean? It means that you are replacing something, right ना। substitute करना मतलब क्या होता है, टीचर आज सब्स्टिट्यूट हुई है, तो क्या मतलब हुआ कि टुडे योर मैथ्स टीचर हैज बीन सब्स्टिट्यूटेड विथ योर फिजिकल एजुकेशन टीचर। ठीक है,
तो बेसिकली सब्स्टिट्यूट करना मतलब होता है रिप्लेस करना। ठीक है। अब ये रिप्लेस क्यों हो रहा है? क्योंकि दोनों में से किसी एक का प्राइस ज्यादा हो गया है। कॉफी 10 रुपए है, चाय 5 रुपए है, तो आप कॉफी से टी पे सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं। एंड इट इज नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग योर सेटिस्फैक्शन लेवल। आपका सेटिस्फैक्शन अभी भी उतना ही है। जो सेटिस्फैक्शन आपको कॉफी पीने से मिल रहा है, वही सेटिस्फैक्शन आपको चाय पीने से भी मिल रहा है, एंड यू आर हैप्पी। तो वो होते हैं आपके सब्स्टिट्यूट गुड्स। ठीक है। अब भाई, आप या तो आप यू वांट टू बाय एनसीईआरटी बुक, अब आप न्यू बाय करो या आप सेकेंड हैंड बाय करो, आपका नीड तो फुलफिल हो रहा है ना। You are saving money by substituting the books from the new one to old one। ठीक है। तो ये होते हैं आपके सब्स्टिट्यूट गुड्स। ठीक है। अब बारी आती है एक और टाइप के गुड्स की, जो कि है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होते हैं? जो एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं, कॉम्प्लीमेंट करना। जैसे कपल होते हैं ना, कपल कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। जैसे ब्रेड एंड जैम हो गया, ब्रेड एंड बटर हो गया। ठीक है। ब्रेड एंड बटर हो गया। ठीक है। सॉक्स एंड शूज हो गए, है ना। सॉक्स एंड शूज हो गए। अब आप बोलोगे कि मैम ब्रेड को सादा भी तो खाया जा सकता है। अरे भाई, उतना एक्सटर्नैलिटीज पे मत जाओ, आप बेसिक चीजों को समझो। अब आप बोलोगे कि मैम मैं तो बिना शू सॉक्स के भी शूज पहनती हूँ या पहनता हूँ, ओके इट्स फाइन, बट आई एम टेलिंग यू द बेसिक थिंग, द थिंग्स विच आर गोइंग हैंड इन हैंड। फॉर एग्जाम्पल, टी के साथ मिल्क तो जाएगा ही, टी के साथ ब्रेड होगा, या एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है। तो ऐसे गुड्स जो एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलते हैं, वो होते हैं आपके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है। क्लियर हो गई चीजें, सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं। ठीक। चलिए, अब यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि क्या आप ब्रेड और जैम को सब्स्टिट्यूट बोल सकते हो? नहीं बोल सकते, क्योंकि ब्रेड का अलग सेटिस्फैक्शन है, जैम का अलग सेटिस्फैक्शन है। आप जैम से ब्रेड पे सब्स्टिट्यूट नहीं होगे, ना ब्रेड से जैम पे सब्स्टिट्यूट। भाई, अकेला जैम खा के क्या करोगे, या अकेला ब्रेड खा के क्या करोगे? यू नीड टू हैव द कॉम्बिनेशन। तो दैट इज द थिंग। आई होप यू गॉट इट। चलिए, नेक्स्ट हम समझते हैं एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जो कि है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? खिंचाव। ठीक है। खिंचाव ही होता है ना, जैसे स्प्रिंग होता है। स्प्रिंग जो है, आप उसको जितना भी खींच लो वो खिंचा जाता है, और जैसे ही उसको छोड़ते हो इट कम्स बैक इनटू द ओरिजिनल पोजीशन। मतलब वो इलास्टिक है, हम उसको किसी भी तरह में मोल्ड कर सकते हैं। तो अब डिमांड का इलास्टिसिटी क्या होता है कि इट मेजर्स हाउ क्वांटिटी डिमांडेड रिस्पॉन्ड्स टू द प्राइस चेंज। अगर प्राइस किसी गुड का चेंज हो रहा है, तो मेरा जो डिमांड है वो कैसे रिएक्ट कर रहा है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आज जो है एक टीवी है, इट इज कॉस्टिंग मी 50,000, आई विल परचेज। ठीक है। आई विल परचेज इट। बट कल को ये टीवी हो गया 1.5 लाख का। आप बोलोगे यार रहने देते हैं, वील वॉच समथिंग इन आवर एंड्रॉइड फोन्स और एटसेट्रा, बट वील सेव मनी। तो आप यहाँ पे अपने डिमांड को कॉम्प्रोमाइज कर दिए। यू हैव नाउ कॉम्प्रोमाइज योर डिमांड। मतलब कि आपके पास जब सस्ता प्रोडक्ट था तो आप खरीद लिए, लेकिन जब अब महंगा प्रोडक्ट हो गया तो आप नहीं खरीद रहे हो। मतलब आपकी डिमांड इलास्टिक है। आपकी डिमांड इलास्टिक है, आप उसको चेंज कर पा रहे हो। यू आर एबल टू मोल्ड योर डिमांड। क्लियर एवरीवन? ठीक है। तो ये आपका इलास्टिक डिमांड हो गया। तो ये किस पे वर्क करता है? लग्जरी गुड्स पे वर्क करता है। भाई, आज सोना सस्ता है, आज खरीद लोगे, कल को सोना बहुत महंगा हो गया, आप नहीं खरीदोगे। इलास्टिक डिमांड है, हमारा मन। ठीक है। देर इज नो बॉन्डेज ऑफ बाइंग, मैंडेटरी नहीं है। लेकिन अगर मैं वहीं इन इलास्टिक की बात करूं, तो ये बात होती है ऐसे गुड्स की जिसपे हम कुछ भी नहीं कर सकते। कोविड के टाइम में इवन ए सैनिटाइजर कॉस्टिंग, जो 50 रुपए का सैनिटाइजर है, वो कोविड के टाइम पे 200 रुपीज का मिलता था। ठीक है। फिर भी यू वेर बाइंग इट, बिकॉज वो हो गया था मैंडेटरी। आप बिना सैनिटाइजर के यू आर नॉट एबल टू गो एनीवेयर। बिना मास्क के, मास्क भले 50 रुपए का एक मिले, आप फिर भी अपनी पूरे फैमिली मेंबर्स के लिए खरीदेंगे,
यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज हियर। ठीक है, आप भले इसका प्राइस इंक्रीज हो गया लेकिन फिर भी आप खरीद रहे हो बिकॉज इट इज योर एसेंशियल गुड, नीड है आपकी, जरूरत है। ठीक है, तो ये होते हैं आपके इनइलास्टिक डिमांड। क्लियर हो गया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, इलास्टिक और इनइलास्टिक। चलिए ठीक है, तो अभी तक हमने कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से समझी बातें। ठीक है, कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से कंज्यूमर डिमांड करता है तो हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा। कंज्यूमर अपने इनकम के बेसिस पे डिमांड को इंक्रीज या डिक्रीज करता है तो वी हैव लर्नड अबाउट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, अब हम थोड़ा सा मैन्युफैक्चरर के पर्सपेक्टिव से बात करने का ट्राई करेंगे, तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ सप्लाई। सप्लाई कौन करेगा? मैन्युफैक्चरर करेगा, शॉपकीपर करेगा, कंज्यूमर तो करेगा नहीं, कंज्यूमर तो कंज्यूम करेगा। तो ये जो सप्लाई है ना, ये सेलर के पर्सपेक्टिव से होता है, बायर के पर्सपेक्टिव से नहीं होता है। चलिए डेफिनेशन देखिए, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, ठीक है, एज द प्राइस ऑफ ए गुड और सर्विसेज इंक्रीजेस द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ दैट गुड और सर्विसेज ऑल्सो इंक्रीजेस। अब आप बोलोगे कि मैम अगर गुड्स और सर्विसेज का प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी तो कम हो जानी चाहिए, क्योंकि कंज्यूमर तो बाय नहीं करेगा क्योंकि प्राइस तो बढ़ गया है। ठीक है, वो आपका कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से है, बट यहाँ पे आप खुद को एक शॉपकीपर मान के चलिए। आप जो नोटबुक कल को 50 रुपए में बेच रहे थे, आज उसका प्राइस 100 रुपए हो गया है। तो पहले आप 5 बेच रहे थे, अब आप बोलोगे कि आज 100 रुपए का नोटबुक हो गया है, महंगाई बढ़ गई है, तो क्यों ना इसको 10 बेचा जाए। तो आप यहाँ पे 250 रुपए कमा रहे थे, यहाँ पे आप 1000 रुपए कमा रहे हो, तो ऑब्वियसली व्हेन द प्राइस इज इंक्रीजिंग द सेलर वांट टू सेल मोर गुड्स इन द मार्केट so that he is able to get more profits। तो ये आपको हमेशा सप्लायर के पर्सपेक्टिव से देखना है स्टूडेंट्स। ठीक है, आप बायर को मत लाइएगा, यहाँ पे बायर को भूल जाओ, अभी बस आप सोचो कि आप दुकान मालिक हो, आपको प्रॉफिट से मतलब है बस। और वहीं अगर ये जो नोटबुक है 50 रुपए के बजाय 20 रुपए हो जाए, तो आप बोलोगे यार इसको हटाओ, कुछ और चीज बेचते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें मेरा मुनाफा नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर कोई 5 नोटबुक भी खरीद ले, 100 ही रुपए हाथ में आ रहे हैं, लेकिन वहीं अगर 100 रुपए होता तो मैं काफी प्रॉफिट कर सकता था। तो ये आपका लॉ ऑफ सप्लाई होता है। क्लियर एवरीवन? देखिए एग्जांपल देखिए, इफ द मार्केट प्राइसेस ऑफ कॉफी बीन्स राइजेस फार्मर्स आर इंसेंटिवाइज्ड टू ग्रो मोर कॉफी बीन्स। ऑब्वियसली भाई, ठीक है, अच्छा माल बिक रहा है, प्राइस भी इंक्रीज हो गई है, तो फार्मर विल गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट। ठीक है, एंड कन्वर्सली इफ प्राइसेस फॉल, अगर फॉल हो जाए, कॉफी बीन बहुत सस्ती हो जाए, तो फार्मर विल रिड्यूस द कॉफी प्रोडक्शन। ब्रिटिशर्स क्या करते थे, इंडिगो, जो रिवोल्ट इंडिगो हुआ था, वो इसी मुद्दे पे तो हुआ था। भाई इंडिगो, आप यू आर ग्रोइंग इंडिगो ऑन द लैंड्स ऑफ फार्म इंडियन फार्मर्स एंड देयर इज नो डिमांड, बट यू आर स्टिल ग्रोइंग, तो कहाँ से प्रॉफिट होगा? ठीक है, तो ये आपका लॉ ऑफ सप्लाई है। क्लियर एवरीवन? ठीक है, आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा मार्केट इक्विलिब्रियम और कंपटीशन के बारे में समझते हैं। अब ये इक्विलिब्रियम वर्ड का मतलब क्या होता है? बेसिक अगर आप केमिस्ट्री थोड़ा सा याद करेंगे, इफ यू ट्राई टू रिमेम्बर द केमिस्ट्री, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बैलेंस। तो मार्केट में बैलेंस कैसे आप इंश्योर करोगे? अभी आप पढ़ो मत, स्लाइड को मत देखो, आप बस मेरी बातों को सुन के जवाब बनाने का कोशिश करो। आप मुझे बताओ कि मार्केट में बैलेंस का मतलब क्या होता है? ऑब्वियसली मार्केट जो है वो दो चीजों से चलती है गाइस। सबसे पहला डिमांड, दूसरा सप्लाई। तो अगर मेरा डिमांड और सप्लाई इक्वल है, मैंने 100 रुपए की डिमांड है, मार्क 100 प्रोडक्ट्स की डिमांड है मार्केट में किसी पर्टिकुलर चीज की, और मैंने 100 ही प्रोडक्ट भी सेल किए, तो ये मेरा हो गया मार्केट इक्विलिब्रियम। व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल्स क्वांटिटी सप्लाइड, ये होता है मार्केट इक्विलिब्रियम। क्लियर? अब देखिए मार्केट इक्विलिब्रियम में दो चीजें हो सकती हैं, एक तो सरप्लस। सरप्लस क्या होगा? अगर मैं प्राइस को इक्विलिब्रियम से ज्यादा कर दूं तो ऑब्वियसली सरप्लस होगा। और शॉर्टेज कब होगा? अगर मैं प्राइस को बिलो इक्विलिब्रियम से सेट कर दूं तो वो एक शॉर्टेज हो जाएगा।
क्योंकि डिमांड और सप्लाई दोनों साथ साथ चल रहे हैं। क्लियर एवरीवन? सरप्लस क्या है, डिमांड क्या है, ठीक है, शॉर्टेज क्या है। तो ये आपका मार्केट इक्विलिब्रियम है। अब हम चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स में, ठीक है। देखिए, अब बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे मोनोपोली आपने सुना होगा, मोनोपोली क्या होता है। उसके बाद आपने सुना होगा ओलिगोपोली क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आपने सुना होगा परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है। तो हम एक एक करके चीजों को कैलकुलेट या समझने का ट्राई करेंगे, ठीक है। चलिए, अब आप मुझे बताइए कि परफेक्ट कंपटीशन का मतलब क्या होता है। व्हाट यू कैन टेल मी अबाउट इट, व्हाट डू यू मीन बाय परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, ठीक है। अब देखिए, परफेक्ट कंपटीशन ऐसी सिनेरियो होती है जहां पे बायर्स भी बहुत है, देयर आर मोर बायर्स एंड देयर आर मोर सेलर्स, ठीक है। बायर्स भी बहुत है, खरीदार भी बहुत है, और बेचने वाले भी बहुत हैं। तो वो लोग जो है आपस में कंपटीशन कर रहे हैं, परफेक्ट कंपटीशन उनमें हो रहा है। एग्जाम्पल, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है सब्जी मंडी। आप देखेंगे कि देर आर मेनी बायर्स एंड देर आर मेनी सेलर्स, ठीक है। इजी था। नेक्स्ट है आपका मोनोपोली। मोनोपोली तो आप इजीली जानते होंगे दैट मोनोपोली रेफर्स टू किसी पर्टिकुलर एंटिटी का किसी चीज पे कंट्रोल होना, फुल कंट्रोल होना। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से दैट इंडियन गवर्नमेंट का जो है फुल कंट्रोल है आपका एटॉमिक एनर्जी में, है ना, एनर्जी में, इंटरनेशनल रिलेशंस में, न्यूक्लियर एनर्जी में, ठीक है। तो ये हो गया इंडियन गवर्नमेंट की मोनोपोली, ओके। ओलिगोपोली में क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ पीपल आर हैविंग होल्ड ऑन पर्टिकुलर थिंग। फॉर एग्जाम्पल, एयरलाइन इंडस्ट्री ज्यादा नहीं है, ठीक है। दे आर हैविंग ए वेरी गुड ग्रास्प ऑन द एयरलाइन सेक्टर, ठीक है। इंडिगो है, एयर इंडिया है, ऐसा नहीं है कि 5,000 आपकी एयरलाइन इंडस्ट्री है, नहीं, देयर आर लेस नंबर। सो दैट इज वाई इट इज अ टाइप ऑफ ओलिगोपोली, ग्रुप समझ लीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट कुछ कुछ ही है। अब लास्ट है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है, बताइए। एनीवन नोज व्हाट इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन? देखिए, व्हाट है मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन्स क्या होते हैं। जैसे एग्जाम्पल है रेस्टोरेंट, बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, वो आपस में कॉम्पीट कर रहे हैं दैट हु इज गिविंग देम द बेस्ट क्वालिटी फूड, हु इज गिविंग देम द मोर टाइप ऑफ फूड, एशियन, कॉन्टिनेंटल, इटालियन, जापानीज, चाइनीज, एक्सेट्रा। एक और एग्जाम्पल आ गए आपके हेयर सलून्स हो गए, ठीक है। तो ये जो है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, दे आर कॉम्पीटिंग with many within their sector, ठीक है, टू प्रोवाइड गुड क्वालिटी सर्विसेज। तो ये हो गया आपके 4 इंपॉर्टेंट टाइप के मार्केट स्ट्रक्चर जो आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर होना चाहिए दिमाग में। ओके, फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा इलास्टिसिटी को हम इलेबोरेट करेंगे। थोड़ी देर पहले हमने इलास्टिसिटी पढ़ा कि इलास्टिसिटी क्या होती है। Elasticity is nothing but how your demand is increasing or decreasing when the price is increasing or decreasing or changing. सबसे पहला होगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मैंने आपको इसके बारे में बताया है कि अगर प्राइस मेरा इंक्रीज हो रहा है और तो मैं अपने डिमांड को कम कर सकती हूँ, लेकिन ये उसी चीज के लिए पॉसिबल है जो इंफीरियर गुड्स हैं, ठीक है, जो इंफीरियर गुड्स हैं या जो लग्जरी गुड्स हैं, जिनका मैं द गुड्स विच आई कैन कॉम्प्रोमाइज इन माई लाइफ, वो वैसे टाइप के गुड्स इसमें आते हैं। और अगर प्राइस कम है तो डिमांड बढ़ गई, ठीक है। और दूसरी बात, एक और इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे क्या होगा, प्राइस बढ़ा है लेकिन डिमांड भी बढ़ेगा, ठीक है। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि ये जो है एसेंशियल गुड्स की बात कर रहा है।
These are talking for essential goods, important items such as medicines, bread, wheat, sugar, salt, vegetables, fruits. फ्रूट्स तो चलो आप कॉम्प्रोमाइज कर लोगे, ठीक है, बट ये सारी चीजें आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब जैसे डिमांड की प्राइस इलास्टिसिटी होती है, वैसी सप्लाई की भी प्राइस इलास्टिसिटी होती है। कैसे? अगर डिमांड ज्यादा है तो मैं प्राइस को बढ़ा सकता हूँ क्योंकि उससे मेरे को प्रॉफिट होगा। डिमांड कम है तो मैं प्राइस को कम कर सकता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज योर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दिस वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट इट इन द प्रीवियस स्लाइड, सो दैट इज वाई इसको मैं थोड़ा सा स्पीड में बढ़ाऊंगी। तो हमने समझ लिया था इलास्टिक वर्सेस इनइलास्टिक डिमांड एंड सप्लाई क्या है। इलास्टिक क्या होते हैं? जो हम जिसको हम चेंज कर सकते हैं। इनइलास्टिक क्या होते हैं? जिनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। क्लियर? चलिए ठीक है। अब मार्केट इंटरवेंशन इन कैपिटलिस्ट सिस्टम, ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। बेसिकली इसमें हाउ हाउ द पीपल आर इंटरवीनिंग इन द मार्केट, ऐसा है, ठीक है। तो देखो दो टाइप के होते हैं, एक तो मैक्सिमम प्राइस इंटरवेंशन होता है। मैक्सिमम प्राइस इंटरवेंशन मतलब जिसमें गवर्नमेंट जो है रोल बहुत ज्यादा प्ले करती है मार्केट प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए। गवर्नमेंट बोलेगी कि भाई टमाटर 30 रुपए किलो से ज्यादा बढ़ना ही नहीं चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो जाए। तो ये होता है मैक्सिमम प्राइस इंटरवेंशन, जहां पे गवर्नमेंट का रोल इज मैक्सिमम। एग्जाम्पल यूके गवर्नमेंट विच डिड इन वर्ल्ड वॉर 2। अब मिनिमम प्राइस इंटरवेंशन जो है प्रोटेक्टिंग प्रोड्यूसर्स, ठीक है। मिनिमम प्राइस इंटरवेंशन मार्क वो जो है गवर्नमेंट प्राइस डिटरमाइन नहीं करेगी, ठीक है। तो इससे किसको फायदा होगा? प्रोड्यूसर को। अभी आप यहाँ देख रहे होगे ये जो है कंज्यूमर को प्रोटेक्ट कर रहा था, राइट, और ये प्रोड्यूसर को प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो दिस इज द थिंग, मैक्सिमम एंड मिनिमम। क्लियर एवरीवन? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे के कॉन्सेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा मार्जिनल यूटिलिटी का, ठीक है। अब मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? इट इज एन एडिशनल सेटिस्फैक्शन फ्रॉम कंज्यूमिंग एन एडिशनल यूनिट। मतलब कि आपने एक कप चाय पिया, आपको बहुत सेटिस्फैक्शन मिला। देन यू वांट वन मोर कप ऑफ टी, आपको फिर से बहुत सेटिस्फैक्शन मिला। एंड देन यू वांट वन मोर कप ऑफ टी, देन अगेन यू आर गेटिंग सेटिस्फैक्शन। तो ये जो एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है ना हर एक प्रोडक्ट को ऐड करके, एडिशनल यूनिट को ऐड करके, वही आपका क्या होता है? मार्जिनल यूटिलिटी होता है। क्लियर? अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? देखिए अब क्या होता है, आपके पास दो ऑल्टरनेटिव है, ठीक है। पहला ऑल्टरनेटिव है कि आप मूवी ए जाएं, दूसरा ऑल्टरनेटिव है कि आप मूवी बी जाएं। दोनों में से आपको जो पसंद है। अब आपके आप अब आपको एक डिलेमा होता है दैट यू आर वेरी मच कंफ्यूज दैट विच वन टू गो। ये वाली थोड़ी एडवेंचरस है लेकिन ये वाली थोड़ी मोटिवेटिंग है। तो आप जो है यू नीड टू चूज बिटवीन समथिंग, यू नीड टू टेक ए डिसीजन। मान लीजिए आपने चूज किया दैट यू आर गोइंग टू मूवी ए, ठीक है। तो द तो द कॉस्ट ऑफ फॉर गोइंग द ऑल्टरनेटिव, आपको ये मूवी का जो लॉस हुआ, पैसे के मामले में नहीं बोल रही हूँ, सेटिस्फैक्शन, इंटरेस्ट, सीन्स, मूवी, सॉन्ग्स, जो भी चीजें से आपका लॉस इस मूवी को स्किप करने से हुआ, वो होता है आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। दैट इन ऑर्डर टू टेक ए पर्टिकुलर डिसीजन व्हाट कॉस्ट यू आर पेइंग, ठीक है। अब ये जो कॉस्ट है ना गाइस, ये कॉस्ट पैसे का नहीं बोल रहा है, पैसे का नहीं है, ये आपकी दूसरी चीजों का भी है। जैसे आपका क्वालिटी हो गया, आपका इंटरेस्ट हो गया, आपका एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। तो ये जो कॉस्ट है आप उससे कंफ्यूज ना होइएगा, इसमें क्वालिटी प्राइस भी आएगा, ठीक है, मूवी टिकट की प्राइस भी आएगी, ठीक है। तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। मार्केट इक्विलिब्रियम हम समझ चुके हैं क्या है। एंड नेक्स्ट इज योर एक्सटर्नैलिटीज, cost or benefit affecting party who did not choose to incur that cost or benefit। देखो, now my home is here and here is a leather industry, ठीक है, लेदर इंडस्ट्री यहाँ पे बन गई।
अब लेदर इंडस्ट्री से इस होम को फायदा तो बहुत है। क्यों फायदा है भाई? फायदा इसलिए क्योंकि ही और शी विल बी एबल टू गेट लेदर इजीली, ठीक है। बट यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट भी है कि द पॉल्यूशन which will come from this leather industry will be huge, that will be detrimental to the health. बट ये जो कॉस्ट है और ये जो बेनिफिट है, जो नेगेटिव है और जो पॉजिटिव है, ये आपने चूज नहीं किया है, ठीक है। यू वेयर जस्ट कॉन्फाइंड अबाउट योर होम, योर प्लेस, यू हैव नॉट chosen to build your home there, ठीक है। तो दिस इज नॉट योर चॉइस। तो ये ऐसी कॉस्ट और बेनिफिट जो आप चूज नहीं करते हैं, वो होता है आपका एक्सटर्नैलिटीज। क्लियर? ठीक है। Substitution effect, we have already learned about it. It is nothing but change in consumption from change in the price of a good. ठीक है। जब आप दूसरे सब्सटीट्यूट को लेते हैं तो it has been your change in consumption pattern, ठीक है। Income effect, we have already learned about it. What is the change in consumption when your income is increasing or decreasing? When your income will increase, you will try to buy more quality goods, and when your will decrease, you will try to avoid luxury goods. ठीक है। अब मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? मैंने यहाँ पे आपको एक चाय का एग्जांपल दिया था कि ये तो है मार्जिनल यूटिलिटी, लेकिन इस एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए जो प्राइस है, जो कॉस्ट लग रहा है, लेबर हो गया, प्राइस हो गया, इंग्रेडिएंट्स हो गया, एक्सेट्रा, वो होता है आपका मार्जिनल कॉस्ट। अब डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल रिटर्न्स क्या होता है? अब क्या होता है कि मान लीजिए आपको चाय अब आप पी लिए, लेकिन एक पॉइंट आएगा जहां पे अब आप नहीं चूज करोगे, दैट यू विल से दैट अब बहुत हो गया, नाउ आई विल स्टॉप ड्रिंकिंग द ट्री, अदरवाइज इट विल नॉट बी गुड फॉर माई हेल्थ। तो यहाँ पे आप स्टॉप कर दोगे। बट अगर फिर भी वो शॉपकीपर आपके लिए चाय बनाता जा रहा है, बनाता जा रहा है, तो लेकिन आप तो इसको लोगे नहीं, यू विल नॉट बाय इट। तो इसी को बोलते हैं हम diminishing marginal returns, decreasing rate of profit from increased investment। ठीक है। आप चाय बना रहे हो, यू आर मेकिंग फॉर द कस्टमर, बट कस्टमर इज नॉट willing to buy it because it has reached the marginal point। ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, प्राइस एंड कॉस्ट। ठीक है। प्राइस एंड कॉस्ट क्या होता है? अमाउंट ऑफ मनी रिक्वायर्ड टू परचेज अ गुड और सर्विस एंड एक्सपेंसेस इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग और एक्वायरिंग अ गुड। सिंपल है, वो प्राइस होता है। ठीक है। क्लियर एवरीवन? देखिए, प्राइस का मतलब है पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कितना पैसा हुआ। ठीक है। लेकिन कॉस्ट में क्या होता है? कॉस्ट में जो है एडिशनल एक्सपेंसेस भी आते हैं, जैसे लेबर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, सैलरी हो गया, टैक्सेस हो गए, तो वो आपका जो है कॉस्ट होता है। क्लियर? ओके। इनकम, मॉनेटरी और अदर रिटर्न्स एक्वायरिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है भाई, ये तो आपको बेसिक चीज है। गुड्स एंड सर्विसेज, दीज आर, गुड्स जो होते हैं वो टैंजिबल प्रोडक्ट्स होते हैं। टैंजिबल प्रोडक्ट्स मतलब कि जिसको आप टच कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल बुक, चेयर, टेबल, कॉपी, पेन, टी ग्लास, एक्सेट्रा। बट सर्विसेज जो होते हैं वो इनटैंजिबल होते हैं, उनको आप टच नहीं कर सकते। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल होटल सर्विस, ठीक है, वहां पे जो आपका जो केयर करते हैं, दैट यू कैन नॉट टच इट, यू कैन फील इट, फील कर सकते हो आप, राइट? ठीक है। फाइनल गुड, फाइनल गुड क्या होता है? ऐसा गुड जो अब कंज्यूम करने के लिए रेडी है, इट इज रेडी फॉर द कंजम्पशन, ये आपका होता है फाइनल गुड। ठीक है। कंजम्पशन गुड क्या होता है? ऐसे गुड जिसको कंज्यूमर कंज्यूम कर ले, खरीदने के बाद, तुरंत खरीदने के बाद कंज्यूम कर ले। मैम इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल यू हैव बॉट चिकन। अब ये रॉ चिकन है, ठीक है, दिस इज रॉ, कैन यू कंज्यूम इट? नो, पहले आप उसको बनाएंगे, देन यू विल कंज्यूम इट। तो ये कंजम्पशन गुड, तो ये हो गया आपका फाइनल गुड। ठीक है। दिस इज योर फाइनल गुड, द चिकन इज योर फाइनल गुड, कुक्ड चिकन इज योर फाइनल गुड। लेकिन अगर आप वही मसाले, स्पाइसेस की बात करें, तो वो आपके फाइनल गुड नहीं है, बिकॉज यू कैन नॉट कंज्यूम इट डायरेक्टली, आपको उसको प्रोसेस करना पड़ेगा। ठीक है। कैपिटल गुड क्या होता है? कैपिटल का मतलब ही होता है एसेट। ठीक है। ऐसे चीज जिससे हमारा
इन्वेस्टमेंट बढ़े। फिक्स्ड एसेट क्या होता है? बेसिकली ऐसे एसेट जो 1 साल से ज्यादा यूज हो। इट इज यूज फॉर मोर देन 1 accounting year। क्लियर? एंड डेप्रिसिएशन क्या होता है? इट इज अ डिक्लाइन इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ओवर अ टाइम। बिकॉज वाई? क्योंकि भाई अब मान लीजिए आप मशीन की बात करेंगे, मशीन में रस्टिंग हो जाती है, मशीन के जो अ, जितने पार्ट्स हैं वो पुराने हो जाते हैं, तो उसके वजह से इसकी क्वालिटी डाउन हो जाती है। तो ये होता है आपका डेप्रिसिएशन, वैल्यू उसकी डिक्रीज हो गई है। तो आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को बातें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो ये था आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा? कंज्यूमर्स पर्सपेक्टिव्स। ठीक है, इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे, मतलब कि कंट्री लेवल की बात हम करने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स में की प्लेयर्स कौन कौन से हैं भाई? फर्स्ट है फर्म्स। फर्म्स क्या है? कंपनीज है, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स है। ठीक है, दैट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट का मतलब क्या होता है? द इकोनॉमी विच इज फोकसिंग ओनली ऑन प्रॉफिट्स। ठीक है, प्रॉफिट्स पे वर्क करती है, सोशल वेलफेयर पे वो वर्क नहीं करती है। सोशल वेलफेयर पे वो वर्क नहीं करती है, बस प्रॉफिट माइंडेड होती है। और इसमें गवर्नमेंट का रोल भी मिनिमम होता है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कंपनीज। दे हायर वेज लेबर, यूज कैपिटल एंड लैंड एंड प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द प्रॉफिट। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एंटिटी आपके हैं मैक्रो इकोनॉमी में गवर्नमेंट, ऑब्वियसली। तो गवर्नमेंट जो है दैट विल इन्फोर्स लॉज, दे विल प्रोवाइड यू इंफ्रास्ट्रक्चर। तो बेसिकली ये जो काम कर रहे हैं ये वेलफेयरिज्म पे फोकस्ड है। ठीक है, वेलफेयरिज्म, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए। एंड फाइनली लास्ट इज योर हाउस होल्ड सेक्टर। ठीक है, हाउस होल्ड सेक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसमें आपके इंडिविजुअल्स आते हैं और ग्रुप्स भी आते हैं, और इन्हीं की वजह से जो है डिमांड और सप्लाई में चेंज होता है। यही डिमांड क्रिएट करते हैं। क्लियर? तो बेसिकली मैक्रो इकोनॉमी में 3 इंपॉर्टेंट एंटिटीज कौन कौन से हैं? कंपनी, गवर्नमेंट एंड हाउस होल्ड सेक्टर। ठीक है, क्लियर हो गई बात है? चलिए नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर फाइनल गुड्स एंड व्हाट आर इंटरमीडिएट गुड्स। देखिए नाम से समझ में आ रहा है, फाइनल गुड्स ऐसे गुड होते हैं जिनको अब आप कंज्यूम करने के लिए तैयार हो। ठीक है, अल्टीमेट कंजम्पशन के लिए जो है रेडी है। फूड हो गया, चाय हो गया, क्लोथिंग हो गई, ये सारी चीजें जो है वो फाइनल गुड्स हैं। लेकिन जो इंटरमीडिएट गुड्स है वो बीच के गुड्स हैं, मतलब कि इनमें जो है और वर्क करना अभी बचा है। जब आप वर्क करेंगे इस पे तब वो जाके फिनिश्ड गुड बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल स्टील शीट्स। जो स्टील शीट्स हैं वो आपके इंटरमीडिएट गुड्स हैं। क्यों? क्योंकि वो यूज होंगे ऑटोमोबाइल्स बनने के लिए, यूटेंसिल्स बनने के लिए, एक्सेट्रा। और ये वुड भी इंटरमीडिएट गुड है। वुड से आप टेबल बनाएंगे, सोफा बनाएंगे, पेपर बनाएंगे। तो ये जो है आपके इंटरमीडिएट गुड्स हैं जिससे आप फाइनल गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो। इंटरमीडिएट गुड से ही आप फाइनल गुड प्रोड्यूस कर रहे हो। क्लियर? ओके, अब चलिए, अब थोड़ा सा हम टेक्निकल चीज पे जाने वाले हैं कि भाई नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, वेन एवर यू आर लर्निंग एनीथिंग ट्राई टू रिमेम्बर द बैकग्राउंड। ठीक है, व्हाट बैकग्राउंड? की भाई वी आर लर्निंग अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ऑब्वियस सी बात है, कंट्री के इनकम जो है उसको डिटरमाइन करना किस में आएगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। नेशनल इनकम मतलब एक कंट्री कितना अर्न करती है। तो अर्न करती है उसको कैलकुलेट करना भी बहुत जरूरी है। देन ओनली यू विल बी एबल टू फाइंड आउट व्हाट इज द जीडीपी, वेयर इंडिया इज स्टैंडिंग इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो उसको कैलकुलेट करने की 3 इंपॉर्टेंट तरीके हैं। पहला है एक्सपेंडिचर मेथड, दूसरा है प्रोडक्ट मेथड, तीसरा है इनकम मेथड। क्लियर एवरीवन? एक्सपेंडिचर मेथड,
प्रोडक्ट मेथड और इनकम मेथड। हम एक एक को देखेंगे बेसिकली इसमें किया क्या जाता है। देखिए एक्सपेंडिचर मतलब कि खर्च, ठीक है। अब बताइए कंज्यूमर जितना एक्सपेंडिचर कर रहा है, जितना एक्सपेंडिचर कर रहा है वही तो कंट्री का इनकम है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब इसको थोड़े छोटे लेवल पे लेके जाओ। अब जो शॉपकीपर जो अर्न कर रहा है वो अर्न कैसे कर रहा है? जब हम जैसे लोग कंज्यूमर जाके खरीद रहे हैं, जब हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। तो अगर हम सारे फर्म्स का फाइनल एक्सपेंडिचर, ओके, अगर हम सारे फर्म्स का फाइनल एक्सपेंडिचर कैलकुलेट कर ले तो देन वी विल बी एबल टू फाइंड आउट द नेशनल इनकम। अब ये फर्म्स क्या है? फर्म्स अभी हमने पढ़ा तीन है, ठीक है। कौन कौन से तीन फर्म्स हैं बताइए? सबसे पहला है गवर्नमेंट, दूसरा प्राइवेट और तीसरा हाउस होल्ड। क्लियर एवरीवन? तो अगर हम तीनों चीजों का एक्सपेंडिचर कैलकुलेट कर लेते हैं तो वही तो हमारे कंट्री का नेशनल इनकम है, ठीक है भाई। तो वही हमारा जीडीपी भी हो जाएगा, द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड और कंज्यूम्ड, ठीक है। अब देखिए, अब गवर्नमेंट के लिए जो है मैंने जी लगा दिया, ठीक है। इन्वेस्टमेंट के लिए जो है मैंने आई लगा दिया, इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? फर्म करेगा। और कंजम्पशन हाउस होल्ड करेंगे तो उसके लिए मैंने सी लगा दिया। और ये जो एक्स माइनस एम है ये है मेरा एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ठीक है। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, जो बचेगा पैसा वही तो हमारा नेट वैल्यू है ना। तो फॉर एग्जाम्पल वी हैव एक्सपोर्टेड गुड्स वर्थ ऑफ ₹50,000 बट हमने इंपोर्ट कर लिया 20,000 का। तो ये तो हमको मिला लेकिन ये हमारे हाथ से चला गया, तो बचा कितना? 30,000। तो ये भी तो हमारे नेशनल इनकम में आएगा, इसलिए मैंने जो है एक्स माइनस एम लिख दिया। तो एक्सपेंडिचर मेथड आपको समझ में आया? हाउ वी आर कैलकुलेटिंग सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। If we try to calculate the expenditure of all the firms together by adding the net profit from export minus import, ठीक है। ये आपका एक्सपेंडिचर मेथड है। चलिए अब इनकम मेथड क्या है? अब जितना एक्सपेंडिचर हो रहा है और दैट विल बी इक्वल टू द इनकम, ठीक है भाई। जो आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो वही किसी का इनकम भी तो होगा, शॉपकीपर का इनकम होगा, है कि नहीं? तो वही आपका जीडीपी कैलकुलेट हो जाएगा उससे, बिकॉज दैट इज ऑल्सो द थिंग टू कैलकुलेट द होल मनी, ठीक है। तो बेसिकली इट फोकसेस ऑन ऑल इनकम्स रिसीव्ड बाय ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। देखो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चार होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। द फैक्टर्स मतलब कि प्रोडक्ट, किसी भी एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए चार चीजों का बहुत बड़ा रोल है। वो चार चीजें कौन कौन सी हैं? लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप एंड लैंड। ये चार चीजों किसी भी ये चार चीजों का यूज किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में इमेंस है, ठीक है। इफ यू वांट टू प्रोड्यूस एनीथिंग दीज फोर फैक्टर्स आर वर्किंग बिहाइंड इट। तो इनके जो इनकम को अगर हम प्लस कर दें तो वो भी तो हमारा नेशनल इनकम है, क्योंकि यही तो चार मेन चीजें हैं किसी भी चीज को रन करने के लिए, ठीक है। तो अब आप बताइए लेबर का इनकम क्या होगा? लेबर का इनकम होगा वेज, कैपिटल इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योरशिप से मिलेगा हमको प्रॉफिट और लैंड से हमको मिलेगा रेंट। यही चार चीजें यहाँ पे रखी गई हैं, वेजेस, प्रॉफिट, इंटरेस्ट एंड रेंट। तो ये आपका हो गया इनकम मेथड। क्लियर? एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं थोड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे। देखिए अब वेन एवर यू आर स्टडिंग अबाउट इकोनॉमिक्स तो बहुत सारे ऐसे आपको वर्ड्स दिखाई देंगे, जैसे फैक्टर कॉस्ट हो गया, बेसिक प्राइसेस हो गया, मार्केट प्राइसेस हो गया। तो अब सब में अंतर क्या है दैट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इट, ठीक है। देखिए
अब फैक्टर कॉस्ट तो मैंने आपको बताया कि 4 फैक्टर्स होते हैं हमारे। जल्दी से बताइए क्या क्या? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अब इनके अब इस पे जो आपको कॉस्ट मिल रहा है वही आपका फैक्टर कॉस्ट है। ठीक है, मतलब ये जो है आपका रॉ प्राइस होता है। रॉ प्राइस होता है फैक्टर कॉस्ट जो है, वो आपका रॉ प्राइस होता है। क्लियर एवरीवन? इसमें ना तो टैक्सेस इंक्लूडेड है, ना तो सब्सिडीज इंक्लूडेड है। ये बस आपका बेसिक रॉ प्राइस है किसी भी चीज का। ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी एक्सक्लूडिंग टैक्सेस। बेसिक प्राइस क्या होता है? दिस इज वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, तो बेसिकली जो है इंटरमीडिएट कंजम्पशन को अगर हम निकाल दें अपने फाइनल वैल्यू से, तो व्हाट वी विल गेट? वी विल बी गेटिंग द जीवीए एट बेसिक प्राइसेस। क्लियर? अब देखो, अब एक इंपॉर्टेंट चीज है, मार्केट प्राइस क्या होता है? देखो, मार्केट मतलब कि जो प्राइस है वो मेरा कौन डिटरमाइन कर रहा है? मार्केट डिटरमाइन कर रहा है, राइट? मतलब तो यही हुआ। अब क्या, कैसे डिटरमाइन करेगा मार्केट प्राइस, बताइए? अगर मैं फैक्टर कॉस्ट में, ठीक है, टैक्सेस को प्लस करना पड़ेगा, राइट? राइट ना? टैक्सेस को प्लस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा भाई। ठीक है, वी नीड टू प्लस द टैक्सेस। अब इसमें से मुझे गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है, सब्सिडी भी देती है। तो गवर्नमेंट जो सब्सिडी देती है उसको हम माइनस करेंगे। क्लियर एवरीवन? सब्सिडी को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो वो जो हमारा प्राइस मिलेगा वो क्या होगा, बताइए? वो होगा आपका मार्केट प्राइस। समझ में आई बातें? क्लियर? क्लियर एवरीवन? देखिए, अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगी। मार्केट प्राइसेस क्या होते हैं भाई? कोई भी प्रोडक्ट का मान लो 100 रुपए प्राइस है, मैं एक नोटबुक का 100 रुपए प्राइस है। फैक्टर कॉस्ट तो इस प्राइस में कितना कुछ मिला हुआ है, क्या क्या चीजों से बना है ये प्राइस? सबसे पहले बनाने का खर्च, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप लेके जो है कितना हुआ? मेरा हुआ आपका 80 रुपीज। ठीक है, गवर्नमेंट ने टैक्स लिया 30 रुपीज का। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट ने मुझे छूट दिया कितने रुपए का? 10 रुपए का। तो अब आप जब इसको कैलकुलेट करोगे तो 100 रुपीज आएगा। सो दिस इज द मार्केट प्राइस। क्लियर हो गया व्हाट इज योर मार्केट प्राइस? चलिए ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज योर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, देखिए अभी तक हमने व्हाट वी हैव लर्नड अबाउट इट, जीडीपी। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी आपको। तो बेसिकली व्हाट वी हैव लर्नड अबाउट जीडीपी, कि जीडीपी जो है इट इज नथिंग बट इट इज ए वैल्यू ऑफ टोटल goods and services produced in area in particular time। अब यहाँ पे जब मैं डेफिनेशन लिख रही हूँ तो आप ही मुझे बताइए, मैंने कहीं पे भी लिखा that whatever goods are made by foreign people in India are not included? No, I have nowhere written it। ठीक है, तो बेसिकली जीडीपी क्या होता है? जीडीपी इज नथिंग बट इट इज टॉकिंग अबाउट द वैल्यू विच इज प्रोड्यूस्ड इन ए एरिया। इस एरिया में अगर इंडियंस प्रोड्यूस करें तो भी कैलकुलेट होगा, फॉरेनर्स प्रोड्यूस करें तो भी कैलकुलेट होगा। जीडीपी को नेशनल्स से लेना देना नहीं है, सिटीजन से लेना देना नहीं है। उनको बस ये मतलब है कि भाई मेरे टेरिटरी में कितना पैसा बन रहा है। तो ये होता है आपका जीडीपी। क्लियर? लेकिन अगर हम जीएनपी की बात करें, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है? ऐसा वैल्यू जो इंडियंस ही जनरेट करेंगे, चाहे वो इंडिया में हो या फॉरेन में हो। तो वैल्यू जनरेटेड बाय nationals of a country, by nationals whether in their within their home nation or outside the world, outside the country। तो बेसिकली जीडीपी टॉक्स अबाउट एरिया
बट जीएनपी टॉक्स अबाउट नेशनैलिटी। अगर मान लीजिए एक एक्स पर्सन है, वो इंडिया में भी कंपनी खोला है, ठीक है, और फॉरेन में भी कंपनी खोला है। क्लियर एवरीवन? इंडिया में भी कंपनी खोला, फॉरेन में भी कंपनी खोला, एंड दिस एक्स बिलोंग्स टू इंडिया, इंडिया का है, दिस इज इंडियन, तो जीएनपी में दोनों आएगा। क्लियर? जीएनपी में दोनों आएगा, लेकिन जीडीपी में बस ऊपर वाला आएगा। तो आई होप यू गॉट द डिफरेंस, व्हाट इज योर जीएनपी एंड जीडीपी। देखिए डेफिनेशन देखिए, इट रिप्रेजेंट्स टोटल इकोनॉमिक आउटपुट प्रोड्यूस्ड विद इन ए कंट्री इंक्लूडिंग इनकम अर्न बाय डोमेस्टिक फैक्टर्स अब्रॉड। अगर कोई भारतीय नागरिक बाहर जाके भी कोई वैल्यू प्रोड्यूस कर रहा है, वो भी हमारे जीएनपी में कैलकुलेट होगा। इसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? जीएनपी में जीएनपी इज कैलकुलेटेड एज जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, बाहर से जो भी हमको आ रही है वैल्यू, ठीक है, विच इज बाय नेशनल्स। क्लियर एवरीवन? ओके, चलिए अब इस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को हम ऐसे भी लिखते हैं एनएफआईए। ठीक है, व्हाट इज इट? इट इज नथिंग बट it is subtracting the income earned by foreigners in India from the income earned by Indian in foreigner countries। समझ में आ गया? क्लियर है? ठीक है, ज्यादा कुछ इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। मैं आपको इसको सिंप्लीफाई करके लिख देती हूँ। देखिए, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। क्लियर? ये आपका हो गया नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। आई होप यू गॉट इट। क्लियर एवरीवन? ठीक है, इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड माइनस इनकम पेड टू फॉरेन पीपल। इनकम पेड टू फॉरेन एंटिटीज। ठीक है, वही मतलब हो गया। सो दिस इज योर जीएनपी। क्लियर एवरीवन? ठीक है, चलिए अब नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है? देखिए, नेट, अभी तक हम ग्रॉस ग्रॉस पे वर्क कर रहे थे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब ग्रॉस जो है ना, वो ओवरऑल प्राइस होता है। ठीक है, मान लीजिए आपको सैलरी आती है, सैलरी आई आपकी 50,000, तो ये आपकी ग्रॉस सैलरी है। नाउ इन दिस सैलरी द एम्प्लॉयर विल कट योर पीएफ एटसेट्रा। पीएफ कटने के बाद आपका 40K बचा, पीएफ काट दिया आपने। ठीक है, तो 40K के बाद आपका कुछ मेंटेनेंस कॉस्ट भी कट गया 5,000, तो 35K बचा। तो ये जो 35K है ना, ये मेरा नेट सैलरी है। सारे एक्सपेंडिचर को काटने के बाद जो इनकम बची मेरी, वो मेरा नेट होता है, नेट। तो उसी तरह से अगर मैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में डेप्रिसिएशन को माइनस कर दूं, मतलब ऐसा चीज को माइनस कर दूं जिससे वैल्यू कम हो रही है। डेप्रिसिएशन मतलब फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम योर गुड्स एंड सर्विसेज व्हाट हैपन टू देम, उनकी क्वालिटी कम होती है एंड धीरे धीरे वो डेप्रिशिएट होते हैं। आई हैव टोल्ड यू अबाउट मशीन एग्जांपल। ठीक है, तो जब मैं उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करूंगी, तो जो अमाउंट मेरे पास बचेगा दैट विल बी योर नेट नेशनल प्रोडक्ट। क्लियर? ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है हमारा पर्सनल इनकम।